हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए हम दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज के हमारे टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें हम आपके 2510 नंबर टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। मतलब कि 10वां नंबर का टेस्ट लग रहा है, जीएस के टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जो फुल टेस्ट यहाँ पर रहेगा, इसमें हम आज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वॉल्वमेंट और आपके कुछ हम साइंस के क्वेश्चनों की बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता ही होगा कि घटना सार की हमारी करंट अफेयर्स आने वाली है, शायद कल से हमारी स्टार्ट हो जाएगी घटना सार की, जिसमें हम 5 से 7 वीडियो को बनाएंगे। 5-7 वीडियो मतलब कैसे, एक में सार संग्रह आएगा, एक में फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर आपका अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक, उत्तर प्रदेश स्पेशल, बजट के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। ए और आर है, इनमें से सही बताइए कौन सा है। अभिकथन ये कहता है कि जो हड़प्पा के हथियार हैं, जैसे कुल्हाड़ी, भाला और तीर के सिरे अधिकतर रक्षात्मक प्रकृति के हुआ करते थे। बिल्कुल, अगर इसमें क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो हड़प्पा में हथियार हुआ करे हैं, जैसे कुल्हाड़ी, भाला या फिर और भी जैसे चाकू, छैनी इत्यादि हथियार हुए हैं, तो इनके किस चीज का उपयोग किया जाता था। एक तो इनका था रक्षात्मक, रक्षा करने के लिए इनका प्रयोग जो है किया जाता था। बिल्कुल सही है। कारण कहता है हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेषों में तलवार जैसे हथियारों का प्रयोग जो है या प्रमाण जो है नहीं मिलता है। तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही लिखा है कि तलवार जैसे जो आपके यहाँ पर आक्रामक हथियार थे वो हड़प्पा काल में देखने को तो नहीं मिलते हैं, मतलब अभाव था, प्रमाण नहीं मिलता है। तो हम कहेंगे भाई ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर रहेगा ए आर, दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। सी ऑप्शन पर हम टिक जो है लगाएंगे, क्योंकि हड़प्पा में तलवार जैसे आक्रामक हथियारों का अभाव रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और याद रखना है, रक्षात्मक प्रकृति के लिए इन्होंने जो है जो भी कुल्हाड़ी, भाले रखे थे वो रक्षा करने के लिए जो है रखे थे। कुछ अलग से पॉइंट याद कर लो। हड़प्पा के लोगों को लगभग सभी धातुओं का ज्ञान था, लेकिन लोहे को छोड़कर, मतलब कि हड़प्पा के लोगों को जो है लोहे का कह सकते हो ज्ञान नहीं था, बाकी सभी धातुओं को ज्यादातर ज्ञान था। इनमें सोने चांदी की विभिन्न वस्तुएं भी बनाते थे। सोने का उपयोग मोती, बाजूबंद, सुई इत्यादियों के लिए भी वो लोग उपयोग जो है करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर वैदिक काल में परिवार और विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाई परिवार और विवाह के बारे में कह रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन परिवार संरचना आमतौर पर एकल थी, जिसमें सीमित सदस्य एक साथ रहते थे। क्या सही है भाई? उत्तर वैदिक काल में परिवार इकाई संरचना की बात किया है तो बदलाव देखने को मिलता है। जैसे एकल नहीं थी बल्कि संयुक्त परिवार की संरचना थी। कैसी? ज्वाइंट रूप में ये लोग जो है रहते थे, तो संयुक्त परिवार की संरचना थी, ना कि एकल परिवार की संरचना थी। तो अक्सर 3 या 4 पीढ़ी के लोग जो है एक साथ रहा करते थे। तो भाई इसमें तो क्या हो गया, गलत हो गया है। विवाह संबंधों को विनियमित करने के लिए गोत्र संस्था की शुरुआत इसमें की गई थी। बिल्कुल करेक्ट है। जब बहुविवाह प्रथा विद्यमान थी तब एकल विवाह ही सामाजिक आदर्श था। हम कहेंगे भाई ये भी सही है। ऑप्शन हमारे 2 और 3 सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि संयुक्त परिवार की वहां पर व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य काल के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भाई मौर्य काल के बारे में विचार करना है। मौर्य राज्य ने संगठित आर्थिक गतिविधियों के लिए व्यापारियों और कारीगरों के बीच में गिल्ड श्रेणियों को जो है बढ़ावा दिया था। कैसे? गिल्ड श्रेणियों को बढ़ावा दिया था। क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दीदारगंज की पॉलिश की हुई पत्थर की मूर्ति यक्षिणी मौर्य काल से संबंधित है ना? तो हम कहेंगे भाई ये भी सही है। तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, एक और दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, गुप्त काल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई गुप्त काल के बारे में विचार करना है, चलिए देख लेते हैं। गांव वालों को बेगार बल श्रम पूर्वक करने की छूट दी गई थी। भाई गांव वालों को बेगार कर करने से छूट दी गई थी। क्या ये सही है? भाई हम कहेंगे गलत है, क्योंकि भाई गांव वालों से जबरन श्रम करवाया जाता था, जिसे विष्टि भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जैसे विष्टि नाम जो है दिया गया था। तो पहला वाला गलत हो गया। गुप्त वंश के अधीन न्यायिक प्रणाली ने पहली बार सिविल और आपराधिक कानूनों के बीच में स्पष्ट अंतर किया था। हाँ बिल्कुल ठीक है, गुप्त काल में ऐसा देखने को मिला है। तो केवल दूसरा ऑप्शन सही है, पहला वाला गलत है। चलिए बात करेंगे पारिस्थितिक क्षेत्र हैं और भौगोलिक विशेषताएं किस पारिस्थितिक क्षेत्र में किस भौगोलिक विशेषता से संबंधित है। जैसे कुरुंजी की बात किया है, कुरुंजी जो है पहाड़ी और पर्वतीय भूभाग हुआ करता था। पलाई की बात किया है तो शुष्क और शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र हुआ करता था। मुल्लई की बात किया है चारागाह और पशुपालन भूमि हुआ करती थी। और मरुदम की बात किया है तो सिंचित कृषि भूमि हुआ करती थी। तो हम कहेंगे ए वाला जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जैन धर्म के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भाई जैन धर्म के बारे में विचार करना है, विचार करें तो जैन धर्म अपने अनुयायियों को कृषि करने से हतोत्साहित किया है। क्या किया है? कृषि करने से हतोत्साहित किया हुआ है, मतलब कि कृषि करने से एक तरीके से मना किया है इनडायरेक्टली हम कहें तो, बिल्कुल सही है। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था का उतना कड़ा विरोध नहीं किया जितना बौद्ध धर्म ने किया है। ये भी सही बात है कि जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था का विरोध तो किया पर उतना विरोध नहीं किया। एक होता है विरोध करना, एक होता है पूर्णतः विरोध करना। जैसे बौद्ध धर्म ने पूर्णतः वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, जैन धर्म ने नहीं किया है। तो हम कहेंगे एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के संदर्भ में अवदान शब्द का सही वर्णन है। अच्छा आप लोग ये बहुत कहते हो कि सर एक्सप्लेन और किया करो, एक्सप्लेन और किया करो। एक बात बताओ मुझे, ये वीडियो जो बनाते हैं हम आपके टेस्ट सीरीज करवाते हैं, यहाँ पर कोई क्लास नहीं चलती है कि भाई हम हिस्ट्री की पूरी क्लास ले रहे हैं, है ना। आखिरी समय में हम अपने आप को जांचते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन सही है या गलत है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करो। खैर, निम्नलिखित कथन में बौद्ध धर्म के संदर्भ में अवदान शब्द का सही वर्णन क्या है। तो अवदान शब्द के बारे में, अवदान जो है महायान बौद्ध सिद्धांतों को संप्रेषित करने के लिए संकलित जीवन, इतिहास और शिक्षाएं हैं। तो अवदान के बारे में सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। महावस्तु और दिव्य वादन जैसे ग्रंथ जो हैं इसके प्रमुख उदाहरण हैं और इसकी रचना बौद्ध संकर संस्कृत में की गई है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरजाबाद जो है कर दिया। हाँ बिल्कुल, 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की तो अपने बेटे के नाम खिरजी खान के सम्मान में खिरजाबाद कर दिया था। बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है कि यह नाम उसके विश्वसनीय सेनापति मलिक काफूर के सम्मान में रखा गया। तो घेराबंदी का नहीं, देखो अभी मलिक काफूर का सम्मान नहीं किया गया बल्कि उसने बेटे अपने खिरजी खान के सम्मान में रखा था। तो अभिकथन में और कारण में कौन सा सही रहेगा? भाई पहला सही है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है, सी वाले पे हम टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत के दौरान किसे अमीर ए तुजुक कहा जाता है। अमीर ए तुजुक का कैसे कहा जाता है? तो समारोह संचालक करने वाले को अमीर ए तुजुक जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीर ए तुजुक जो है कहते हैं, जो सेरेमनी या आप कह सकते हो कि रिसेप्शन टाइप में थोड़ा सा जो संचालन ऑपरेशनल का काम करता था उस समय। क्रांति कृति और लेखक इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें जैसे तारीख है फिरोजशाही, तारीख है फिरोजशाही किस संबंधित है? तारीख है फिरोजशाही की बात की जाए जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है। फवेद उल फुआद की बात की जाए, फवेद उल फुआद जैसे ही आता है तो आप किस पे टिक लगाएंगे? तो हम कहेंगे फवेद उल जो फुआद है यहाँ पर जो रहेगा आपका अमीर हसन सिज्जी रहेगा। कौन? अमीर हसन सिज्जी रहेगा। तूतीनामा की बात की जाए तो तूतीनामा से कौन संबंधित होगा? तूतीनामा से हम कहेंगे, तूतीनामा से आपका जिया नक्शबंदी संबंधित होंगे। और खजैन उल फतेह से बात की जाए, खजैन उल फतेह से अमीर खुसरो संबंधित होंगे। फिर से बात का याद कर लेते हैं, तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी, फवेद उल फुआद अमीर हसन सिज्जी, तूतीनामा जिया नक्शबंदी और खजैन उल फतेह अमीर खुसरो संबंधित है। तो ये कृति हैं और इनके यह लेखक हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन हमारा सी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला के बारे में। क्या है? दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? प्रारंभिक मध्यकालीन इमारतों में मेहराब का आकार गोलाकार था। तो भाई गोलाकार नहीं था, कैसा था? नुकीला था। ध्यान रखिए कैसा था? नुकीला था, पहला गलत हो गया। चार केंद्रित मेहराब का प्रचलन 14वीं शताब्दी में तुगलकों के द्वारा किया गया था, करेक्ट है। इस काल में इमारतों पर प्लास्टर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। ऑप्शन बी और दूसरा और तीसरा सही रहेगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मुगल चित्रकला के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है? भाई मुगल चित्रकला के बारे में विचार करना है। चलिए बात करेंगे जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला में परिपक्व प्रकृतिवादी शैली प्रतिबिंबित जो है होती है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहांगीर का शासनकाल जो है चित्रकला के लिए स्वर्णकाल कहा जाता है। एक ही मुगल चित्रकला पर प्राय कई कलाकार जो है मिलकर कार्य करते थे। हम कहेंगे ये भी सही बात है, तो बी रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सबसे पहले से लेकर बाद तक का सही कालक्रम जो है व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। तो कब किया था? 1616 में किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा के सुल्तान से स्वर्ण फरमान प्राप्त हुआ था। तो गोलकुंडा के फरमान से 1632 में प्राप्त हुआ था।
सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थायी कारखाना स्थापित किया था? 1613 में किया था। कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना बालासोर उड़ीसा में स्थापित किया था? 1633 में स्थापित किया था। अगर आप देखोगे सबसे पहले कौन सा आता है? तीसरे नंबर का आता है ना, तीसरा नंबर वाला आता है। फिर उसके बाद कौन सा आता है? 1616 है ना, फिर आपके बाद 1632 और 1633। तो हमारा तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखे जाए तो तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, ये ऑप्शन सही है। चलिए बात करेंगे मुगल सम्राटों के संदर्भ में विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। भाई मुगल सम्राटों के बारे में सही ऑप्शन कौन सा है? प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी को 1757 में हुआ था। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ा गया था। क्या सही है? हम कहेंगे भाई बिल्कुल ठीक है, आलमगीर द्वितीय शासनकाल के दौरान प्लासी का जो युद्ध है लड़ा गया था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध हुए, पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में है ना, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। भाई बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। भाई ये भी सही बात है, तो ऑप्शन ए रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन सही है। देखिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी अच्छे से टेस्ट को लगवाते हैं, कम से कम इतना तो हक आप लोगों का ही बनता है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, है ना। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इसको आप लोग डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वगैरह जो है लगा सकते हो ऑनलाइन माध्यम से, तो उसको फिर जाके देख लिया करो भाई, कौन सी चीजें नई नई चल रही हैं, चीजें पता भी चलती रहती हैं। खैर क्वेश्चन की बात करेंगे। 19वीं शताब्दी के दौरान बिहार और बंगाल में सामान्यतः पाए जाने वाले चतुष्पति या टॉल निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? उच्च शिक्षा के केंद्र के नाम से है जाने जाते थे। किस नाम से? उच्च शिक्षा के केंद्र के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि यहाँ पर वैदिक और बौद्ध दोनों कालों की प्रमुख घटनाएं घटित हुई हैं और विशिष्ट विद्यालय के तौर पर जो है कार्य जो है करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 और सूची 2 है, संधि हुई है और युद्ध हुआ है। किस संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? एक तरीके से कहा जा सकता है। तो बात करें मद्रास की संधि। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुई थी, है ना। यान्डबू की संधि, यान्डबू या यान्डू, जो भी नाम आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए, यान्डबू की संधि जो है आपकी प्रथम आंग्ल यहाँ पर जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान की गई थी। गंडमक की संधि की बात किया है तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय की गई थी और सालवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के सम्मान में की गई थी। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी कथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है? चलिए बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए बात ठीक है। अब यहां बात करें तो अहोम शासक ने माओ मारिया विद्रोही को दबाने के लिए ब्रिटिश से सहायता मांगी थी। क्या ये सही है? तो सबसे पहले तो ये समझो कि माओ मारिया विद्रोह हुआ कब था? 1769 में हुआ था, है ना। और असम के अहोम शासक की सत्ता के लिए गंभीर खतरा भी था और माओ मारिया निम्न जाति के किसान थे जो कि अनिरुद्ध देव की शिक्षाओं से प्रेरित हुआ करते थे। इस विद्रोह में न केवल अहोम प्रशासन कमजोर हुआ बल्कि बाह्य खतरों के लिए भी परिस्थितियां उत्पन्न यहां पर हो गई थी। तो यहां पर ये नहीं कह सकते हो कि भाई यहां पर जो है इन्होंने आपको ब्रिटिश से सहायता मांगी थी। भाई ये तो नहीं कह सकते हो, है ना। कारण कहता है कि अहोम साम्राज्य में माओमिया विद्रोह का सामना नहीं कर सका और अंततः उसके आगे झुक गया था। तो कारण सही है किंतु अभिकथन गलत है। तो हमारा डी रहेगा ए गलत, किंतु आर ऑप्शन यहां पर जो है आपका सही था। कुंद्रा उद्घोषणा किस विद्रोह से संबंधित है? भाई कुंद्रा उद्घोषणा जो है कब की गई थी? पहले ये समझो 1809 में की गई थी। अब बात कर रहा है कि किस विद्रोह से संबंधित है, तो आप कहेंगे वेलू थम्पी के विद्रोह से संबंधित है। कुंद्रा उद्घोषणा 1809 में की गई थी और वेलू थम्पी के विद्रोह से जो है संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे विद्रोह और काल है, कौन सा विद्रोह किस काल से संबंधित है। जैसे बात की जाए बाघेरा का विद्रोह। अब बाघेरा के विद्रोह की बात आती है तो आप कहेंगे 1818 से 1820 से संबंधित है। फिर आता है अहोम विद्रोह 1828 संबंधित है ना, 1828 संबंधित है। पाइका विद्रोह 1817 संबंधित है और कच्छ का विद्रोह 1816 से 1832 संबंधित है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सबसे पहले से लेकर बाद तक उनका सही क्रम का विवरण कीजिए। तो बात कर रहा है सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई थी। तो महामंडल पहली बैठक बुलाई थी कब? 1910 में। कब बुलाई थी? 1910 में। दूसरा है भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन किया गया। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन कब किया गया? कब किया गया? तो हम कहेंगे 1925 में किया गया था। कब किया गया था? 1925 में किया गया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना मार्गरेट कनिंघम ने की थी।
है ना। तो कब की थी, 1927 में की थी। और अंतिम में आता है कि रमाबाई रनाडे ने भारत महिला परिषद की स्थापना की थी। कब की थी, तो हम कहेंगे 1904 में बॉम्बे में की थी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। सबसे पहले आएगा चौथा नंबर का, फिर कौन सा आएगा दूसरा, पहला वाला दूसरे नंबर पर, फिर अब आएगा दूसरा वाला तीसरे नंबर पर, तीसरा आएगा चौथे नंबर पर। तो 4 1 2 3 आएगा, है ना। 4 1 2 3 बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे बहराम जी मालाबारी के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई बहराम जी मालाबारी के बारे में विचार करना है। महिलाओं के लिए विवाह की आयु विनियमित करने के लिए सहमति आयु अधिनियम पारित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है देखी जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 1908 में स्थापित सामाजिक सुधार संगठन सेवा सदन के संस्थापकों में से यह एक थे। तो हम कहेंगे दोनों सही है, तो बी ऑप्शन भी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सामाजिक सम्मेलन के बारे में विचार करिए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारतीय सामाजिक सम्मेलन के बारे में विचार करना है। तो इसकी स्थापना एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राव ने मिलकर सामाजिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से की थी। भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना सही है। इसमें अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया गया, बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया गया और प्रतिज्ञा आंदोलन को शुरुआत किया गया था। तो इसमें भी दोनों ऑप्शन सही हैं, डी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बात की जाए यहाँ पर कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो सबसे पहले आएगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी, 1867 में की गई थी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद बोलेंगे हम कलकत्ता यहाँ पर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना। एक मिनट। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की पहले बात करते हैं, तो 1884 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में की गई थी। और बात किया है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में की गई थी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर बी वाला रहेगा। पहले दूसरा, फिर पहला, फिर आपका चौथा, फिर आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे सांप्रदायिक पंचायत के संदर्भ पर विचार करें। यहां पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है सांप्रदायिक पंचायत के बारे में। इसने सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 3% सीटों के लिए आरक्षित किया था। क्या ये सही है, तो हम कहेंगे भाई गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 3% सीटों को आरक्षण दिया गया था। और इसमें कहा गया कि सभी प्रांतों में, तो ये गलत हो गया, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया था उसमें यह आरक्षित नहीं किया गया था। मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई, मराठों के साथ समुदाय को पृथक निर्वाचन जो है प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता ही होगा, है ना, मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और भारतीय यूरोपीय लोगों, दलित वर्गों, महिलाओं, मराठों सहित कई समुदायों को यहाँ पर निर्वाचन के लिए पृथक निर्वाचन घोषित किया गया था। तो दूसरा वाला तो सही है, पहला वाला जो है गलत था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, इनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बात की जाए, जैसे बात करें अगर हम यहाँ पर कौन सा सही रहेगा, बात करें सुभाष चंद्र बोस ने एक समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब किया गया था, हम कहेंगे 1940 में। कब किया गया था, 1940 में कहेंगे। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की एक संयुक्त सम्मेलन बुलाया और रामगढ़ में समझौता विरोधी जो है सम्मेलन का आयोजन किया था। यहां पर दूसरा आता है कि क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। कब भेजा गया था, तो मार्च 1942 में भेजा गया था। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद भाई आता है, एक मिनट, उसके बाद आता है सी राजगोपालाचारी फार्मूला। सी राजगोपालाचारी फार्मूला जो 1944 से संबंधित है और अंतिम में बेबेल योजना आती है 1945 से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए, जैसे अभी हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन की, अब हमारे आते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी क्वेश्चन। देखो 25 क्वेश्चन हमने अभी तक हिस्ट्री के कर लिए। अब हम 25 क्वेश्चन किस करेंगे, अब हम 25 क्वेश्चन करेंगे हम ज्योग्राफी के। तो अच्छी टेस्ट लीजिए, है ना। कर्क रेखा किस समूह के देशों से होकर गुजरती है। जो बहुत पुराना और बड़ा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी हमें हानिकारक जो है कर देता है। कर्क रेखा किस समूह के देशों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन रहेगा अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र और सऊदी अरब, है ना। सी ऑप्शन सही रहेगा, कर्क रेखा इस समूह के देशों से होकर जो है गुजरती है। अगर आप एक चीज में गौर करोगे, कुछ इसमें आपके अफ्रीका के हैं, कुछ आपके एशिया के देश हैं, तो है ना। तो इस तरीके से आपको सारा चीज याद करना पड़ेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में देखते हैं। गुटेनबर्ग असंतता पृथ्वी की भूप्रपटी और मेंटल के बीच की सीमा है। क्या ये सही है,
क्या यह क्वेश्चन सही है? तो हम कहेंगे भाई गलत है। क्यों? पृथ्वी की भूप्रपटी और मेंटल के बीच में कौन सी है? मोहोरोविक है। मोहो है ना, शॉर्टकट में याद कर लो, मोहो असंतृप्तता है ना, तो पहला गलत हो गया। एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर के ठीक नीचे है। यह कमजोर और आंशिक रूप से पिघला है, मतलब कि अर्धठोस है, मिला जुला रूप है। टेक्टोनिक प्लेटों इसके ऊपर से गुजरने की अनुमति देती है, एक तरीके से चिपचिपा पदार्थ होता है। बिल्कुल सही बात है ये तो। स्थल मंडल में भूप्रपटी और मेंटल का सबसे ऊपरी ठोस भाग है, हम कहेंगे ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा तो सही है, पहला वाला गलत था, मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। जनजाति और क्षेत्र देश है, कौन सी जनजाति किस क्षेत्र देश से संबंधित है? जैसे लूर की बात किया है, लूर जो जनजाति ईरान क्षेत्र में पाई जाती है। पिग्मी की बात किया है तो पिग्मी मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। लैप्स या सामी तो यह जो है आपके स्कैंडिनेवियाई देशों में पाई जाती है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है ना। बुशमैन की बात किया तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रशांत अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर की बात कर रहा है, प्रशांत अग्निवलय है ना, ये घोड़े के नाल के आकार की जो बना हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है? चलिए विचार करते हैं कौन सही है। प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास प्रशांत अग्निवलय एक घोड़े के नाल के आकार का उच्च भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधि वाला क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है, मैंने बिना पढ़े ही आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया था, सही है। माउंट किलिमंजारो और माउंट एटना प्रशांत महासागर के अब देखो गलत लिखा है ना। माउंट किलिमंजारो की बात किया तो तंजानिया में है, अब तंजानिया बोले तो अफ्रीका में हो गया, और माउंट एटना की बात किया तो इटली में है। तो इनका संबंध कहीं से भी प्रशांत महासागर से तो है नहीं, तो हम कहेंगे भाई दूसरा तो गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी घाटी देश है जो सही नहीं है, मतलब कि सही नहीं मिली है? जैसे बात करें किंटा घाटी, किंटा घाटी कहां पर है? मलेशिया में है, सही है। सैन जोनिक घाटी, अब सैन जब लगा है तो एक तरीके से आप याद कर सकते हो सैन फ्रांसिस्को टाइप में, तो सैन जोकिन घाटी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये भी सही है। स्वात घाटी, स्वात घाटी अफगानिस्तान में तो नहीं है, है ना, कहां पर है? पाकिस्तान में है। कहां पर है? स्वात घाटी जो है पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में है, तो 80 ऑप्शन जो है आपका गलत था। और लॉयर घाटी जो है आपकी फ्रांस में है, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरा स्थल रुद्ध है? ऐसा कौन सा देश है जो दोहरा स्थल रुद्ध है? तो दोहरा स्थल देश की बात किया है तो उज्बेकिस्तान है। कौन सा है? उज्बेकिस्तान जो है दोहरा स्थल रुद्ध के देश के रूप में आता है, जो पूरी तरह से स्थल रुद्ध देशों से घिरा है। दुनिया में केवल ऐसे 2 देश हैं जो पूरी तरह से दोहरा स्थल रुद्ध है। एक तो आपका उज्बेकिस्तान हो गया जो कहां पर है? एशिया में है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका है लिखटेन। कौन सा है? लिख देता हूं, लिखटेनस्टीन जो है, और यह कहां पर है? ये आपका जो है यूरोप में है, यूरोप में एक आपका देश है। ये 2 देश ऐसे हैं जो दोहरा स्थल रुद्ध देश के रूप में आपके आते हैं। अगर बात करें उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में से एक दोहरा स्थल देश है, जिसकी सीमा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से जो है लगती है, आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भाई बहुत छोटा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है एंजल फॉल्स झरना है। कौन सा? एंजल फॉल्स झरना है। तो साउंड एंजल जिसे हम कहते हैं, इसकी ऊंचाई ऐसी आसपास है 3212 फीट, है ना, 979 मीटर के ऊंचाई पर है, और यह वेनेजुएला के गुआना हाईलैंड्स में है। वेनेजुएला के जो है गुआना हाईलैंड्स में एक तरीके से साउथ अमेरिका में है। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाला कौन सा जलडमरू मध्य है? हम कहेंगे बेरिंग जल संधि है। कौन सी? बेरिंग जलडमरू मध्य। अब बेरिंग बोले तो मतलब कि रूस से अमेरिका को अलग करता है, एक तरीके से एशिया से आपके अमेरिका को अलग करने वाला बेरिंग जलडमरू मध्य है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के संबंध में, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के संबंध में विचार करें कौन सा सही है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम रूस से मॉस्को को प्रशांत तट पर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, दुनिया का सबसे लंबा अंतर महाद्वीपीय रेलवे बन जाता है। बिल्कुल सही है। कहां पर है? ये रूस में है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे पूर्वी कनाडा के मॉन्ट्रियल को पश्चिमी तट के वैंकूवर से जोड़ता है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत अरोरा बोरेलिस के लिए जिम्मेदार है? अरोरा बोले वायुमंडल में जो अरोरा सुना हुआ ना, उत्तरी अरोरा, दक्षिणी अरोरा, तो अरोरा बोरेलिस के लिए जिम्मेदार कौन सी वायुमंडल की परत है? तो हम कहेंगे आयन मंडल। आयन मंडल अगर ना हो, शायद अरोरा वगैरह दिखना ना हो पाए संभव, इसलिए अरोरा बोरेलिस के लिए आयन मंडल जो है सबसे ज्यादा प्रमुख तौर पर परत है।
किस देश में प्रसिद्ध कालगुडी स्वर्ण खदान क्षेत्र स्थित है? कालगुडी बोली तो सोने की खदानें यहाँ पर पाई जाती हैं, है ना। और यह किस क्षेत्र में है? तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया में है। तो कालगुडी सोने की खदान जो है ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। निम्नलिखित में से युग्म बताइए सही नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भाई ये इंदौर में नहीं है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? कानपुर में है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है, राजस्थान, सही है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, ये भी सही है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान झांसी में है, ये भी सही है। तो बी सी डी आपके सही है, जबकि ए वाला ऑप्शन भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा ग्लेशियर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? भाई सबसे लंबा है ना, लंबी के तौर पर बात कर रहा है, ऐसा कौन सा ग्लेशियर है जो पूरी तरह से भारत में है? आप कहेंगे सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, लद्दाख के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में है। यह एक ऐसा ग्लेशियर है जो 75 किलोमीटर लंबा है, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर माना जाता है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर भी इसको माना जाता है। तो सी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे, दक्कन का बेसाल्टिक लावा पठार किस भूवैज्ञानिक काल में बना है? तो दक्कन का जो बेसाल्टिक लावा पठार है ये आपके क्रेटियस काल में बना हुआ है। कौन से? क्रेटियस काल में जो है बना हुआ है, लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले, 6.6 जो है करोड़ वर्ष पहले जो है बना था। तो आपको इसको ध्यान रखना है, दक्कन का बेसाल्टिक लावा पठार क्रेटियस काल में बना हुआ है। नवीनतम आधिकारिक माप के अनुसार मुख्य भूमि और द्वीप क्षेत्रों सहित भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई अब कितनी हो चुकी है? बड़ा क्वेश्चन प्यारा है। 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। पहले कितनी थी? 7506 हुआ करती थी, है ना आसपास। अब 11,098 किलोमीटर जो है वर्तमान में हो चुकी है भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों के साथ। जो मतलब ये भारत की मुख्य भूमि हो गई, ये आपकी लक्षद्वीप और ये अंडमान द्वीप मिलाकर सब जो है 11,098 किलोमीटर जो है हो चुकी है। इसको भूलना नहीं है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। सहायक नदी और कौन सी नदी की सहायक नदी है बारे में बात करें। जैसे मंजरा की बात किया तो गोदावरी की सहायक नदी है ना। संकोच की बात किया तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। शिवनाथ की बात किया तो आपकी महानदी की है। और बराकर बात करें दामोदर की सहायक नदी है। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद करो। अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? बात करें तो भारत में सर्दियों के दौरान कुछ मात्रा में वर्षा होती है जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है कि भारत में सर्दियों में के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है। भाई उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है ये तो सही है, लेकिन इस कारण से होती है तो भाई ये तो गलत है। तो हम कहेंगे ए आर है तो सही, पर आर की व्याख्या जो है सही यहाँ पर नहीं कर रहा है। बात करेंगे कौन सा जल अपर्दन क्रियाओं के बढ़ते क्रम को गंभीरता के अनुसार सही दर्शाता है? तो बात करें सबसे पहले क्या होगा? अविस्फुट अपर्दन होगा, फिर परत अपर्दन होता है, फिर सरताएं बनती हैं, फिर अवनलिका। एक तरीके से पहले क्या होता है? पानी की बूंद गिरती है, फिर थोड़ा थोड़ा जो है अपर्दन का निर्माण होता है, फिर एक सरता का निर्माण बन जाता है और अंतिम में अवनलिका बड़ा होता चला जाता है। देख पा रहे हो, बड़ा होता चला जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्या होता है? बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य में डोनीमलाई लोहे एस्के खदान है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर डोनीमलाई लोहे एस्के खदान पाया जाता है? कर्नाटक राज्य में। कौन से? कर्नाटक राज्य में आपके बेल्लारी जिले में लोहे एस्के की खदान के रूप में इसको जाना जाता है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर नहीं बहती है? तो नर्मदा बहती है ना, नर्मदा बहती है, ताप्ती भी बहती है और दामोदरी बहती है। लेकिन चंबल नदी बहती है क्या? नहीं, हम कहेंगे चंबल नदी जो है आपकी रिफ्ट घाटी से होकर जो है नहीं बहती है, ध्यान रखिएगा। और इसमें से नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो आपकी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कहां से? पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट बहती है। ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत ऑप्शन कौन सा है? इसमें लोहे और एल्यूमिनियम से समृद्ध पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। हम कहेंगे सही है। भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा विकसित होती है, ये भी सही है। अधिक उपजाऊ, अरे भाई अधिक उपजाऊ यह नहीं होती है। पहली बात तो बिना कृषि उपचार के गहन कृषि, अब सीधा ऑप्शन गलत लिखा है, बिना पढ़े भी आप लोग टिक लगा सकते हो, भाई गलत है ना। फिर है कर्नाटक, केरल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, सही है। तो यहां पर ए, बी और डी ऑप्शन तो करेक्ट लिखे हैं, लेकिन सी ऑप्शन गलत है। जो सही गलत है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा है लेटेराइट मृदा के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, डीडीटी क्या है? डीडीटी के संदर्भ में विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। डीडीटी
बारे में विचार कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बात करें वर्षा में घुलनशील होती है, जैव अनमनीकरण की यौगिक है, जो खाद्य श्रृंखलाओं में जैव आवर्धन से होकर संचालित होती है, सही है। रेचल कर्सन की 1962 पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में इसके व्यापक पारिस्थितिक खतरों को उजागर किया हुआ है, ये भी सही है। दीर्घकालिक उपयोग के अंडों के खोल के पतले होने के चलते गिद्धों की संख्या में तीव्र ह्रास हुआ है, तीव्र रूप से कमी आई है गिद्धों के चलते, तीनों सही है, तो डी वाला होगा 1, 2, 3 सही है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची 1 है, सूची 2 है, एसडीजी संख्या और लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। जैसे एसडीजी 2 क्या कहता है, शून्य भुखमरी के बारे में बात करता है। एसडीजी 5 क्या कहता है, लैंगिक समानता के बारे में। एसडीजी 8 क्या कहता है, उत्कृष्ट कार्य आर्थिक वृद्धि के बारे में। और एसडीजी 10 कहता है असमानताओं की कमी के बारे में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, हालांकि ऊपर ही टिक लगा दी है, याद करो। आर्द्रभूमि स्थल है और राज्य है, कौन सा आर्द्रभूमि स्थल किस राज्य से संबंधित है। तो जैसे बात करें अष्टमुदी कहां पर है, केरल राज्य में है। दीपोरबील की बात कहां पर है, असम राज्य में है ना। और बात करें नंदुर मध्यमेश्वर आर्द्रभूमि की, तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। और पॉइंट कैलिमर वन्यजीव की तमिलनाडु में है। ऑप्शन कौन सा रहेगा, हम कहेंगे डी वाला होगा, सारे ऑप्शन हैं सही मिले हुए हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। भाई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में कौन सा सही है, तो विचार करें एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, बिल्कुल सही है। एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होते हैं। अधिसूचित बाघ वर्णों में प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। तो हमारे ऑप्शन दोनों ही सही रहेंगे, तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर 51 क्वेश्चन से। अब देखो अभी हमने 25 क्वेश्चन किसकी बात की, हिस्ट्री के। 25 क्वेश्चन किसकी बात की, ज्योग्राफी के। अब 25 क्वेश्चन किसके आने वाले हैं, इन्वॉल्वमेंट के आने वाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके आप मोटिवेशन दे दो। मोटिवेशन अच्छा लगता है जब आप लोग मोटिवेशन देते हो, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इकोटोन के उदाहरण बताइए। अब इसमें बात करा है किसके, इकोटोन के बारे में विचार करना है, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो बात करें मैंग्रोव वन हो सकते हैं, ज्वारनदमुख हो सकते हैं और नदी तट हो सकते हैं। मरुस्थल का आंतरिक भाग चौक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 1, 2, 3 रहेंगे। हम कहेंगे इकोटोन के उदाहरण के रूप में हम कहेंगे मैंग्रोव वन, ज्वारनदमुख, नदी तट जो है इकोटोन के बारे में हमारे ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टुंड्रा वनों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई टुंड्रा वनों के बारे में विचार करना है। टुंड्रा वनों को बोरियल वन भी कहा जाता है। ये मुख्यतः उप आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भाई टुंड्रा और बोरियल वन अलग अलग वन होते हैं। पहली बात तो टुंड्रा वन अलग होते हैं, बोरियल वन जो है अलग अलग होते हैं, है ना। जबकि बोरियल वन टेंगा भी कहे जाते हैं। तो बोरियल वन को हम टेंगा तो कह सकते हैं लेकिन टुंड्रा नहीं कह सकते हैं, तो पहला गलत हो गया। टुंड्रा वनों में स्प्रूस, देवदार, पाइन जैसी वृक्ष सामान्यता पाई जाती है। अब ये सही लिखा है भाई, गलत लिखा है। स्प्रूस हो गया, देवदार हो गया, पाइन हो गया है, ये सब किसकी हैं, ये टेंगा वनों के उदाहरण है। किसके, टेंगा वनों के उदाहरण है। तो दूसरा गलत हो गया। तो ना तो पहला सही है ना ही ऑप्शन दूसरा वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से महासागरीय क्षेत्रों में उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में लिखिए सतह से सर्वाधिक गहराई तक कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन सही होंगे। जो बात करें सबसे पहले आएगा एपिलेजिक। तो एपिलेजिक जो है 0 से 200 मीटर की गहराई तक होता है। उसके बाद क्या आएगा, मेसोपेलेजिक। मेसोपेलेजिक जो है 200 से लेके 1000 मीटर की गहराई तक हो सकता है। फिर आएगा बाथीपेलेजिक। बाथीपेलेजिक जो है 1000 से लेके 4000 मीटर की गहराई तक देख सकते हैं। और अंतिम में आएगा एबिसोपेलेजिक, और जो आपका है 4000 से लेके 6000 मीटर की गहराई तक हम इसको देख पाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन रहेगा 2, 1, 4, 3। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, मतलब सतह से लेके गहराई तक, है ना। महासागरीय क्षेत्रों में सतह से लेकर गहराई तक जो क्षेत्र है, जोन है, इसके बारे में बात की है। एक और आता है, कौन सा आता है, हेडोपोलॉजिक, जो 6000 मीटर से नीचे गहराई में होता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर, बात करेंगे बायोरेमेडिएशन, जैव उपचारण की तकनीकों के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए विचार करें। जैव संवर्धन में प्रदूषक क्षरण को तीव्र करने के लिए पर्यावरण में चयनित सूक्ष्मजीवी प्रजातियों को शामिल जो है किया जाता है। क्या ये सही है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है। बायोवेटिंग का उपयोग संतृप्त क्षेत्र में ऑक्सीजन को प्रविष्ट करके दूषित भूजल को शुद्ध करने के लिए जो है, भाई गलत लिखा है, तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर आपका गलत है।
चलिए, राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है, मतलब कि नेशनल पार्क और स्टेट है। कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है? सिमलीपाल की बात की जाए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उड़ीसा राज्य में है। पलामू टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो झारखंड राज्य में है। एराविकुलम की बात की जाए तो आपकी केरल राज्य में है। और मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो तमिलनाडु राज्य में है ना, तमिलनाडु राज्य में है। तो आपको ध्यान रखना है सिमलीपाल उड़ीसा, पलामू आपका कहां पर? झारखंड, एराविकुलम केरल और मुदुमलाई आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, शैवाल एवं लाइकेन के बीच में कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? भाई शैवाल और लाइकेन के बारे में विचार करना है, सही ऑप्शन कौन सा है? लाइकेन जो होते हैं शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होते हैं। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, जो लाइकेन होते हैं वो शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी संबंध है, सही है। दूसरा है, लाइकेन में शैवाल जल और खनिज उपलब्ध कराता है, जबकि कवक प्रकाश संश्लेषण, अरे भाई गलत लिखा हुआ है, तो केवल पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, क्योंकि शैवाल साथी प्रकाश संश्लेषण करता है, कवक साथी पर्यावरण में जल खनिजों का क्या करता है? अवशोषित करता है। तो दोनों उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। वन्यजीव जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार अभिसमय, सिटीज के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? सिटीज के बारे में विचार करना है। अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार को विनियमित करने के लिए 1 जुलाई 1975 को सिटीज जो है लागू किया गया था, सही है। सभी सिटीज सूचीबद्ध प्रजातियां अब वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 की अनुसूची 4th में शामिल है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाला रहेगा, 1, 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कौन सी नदी प्रणाली गंगा नदी डॉल्फिन का प्राकृतिक आवास नहीं है? तो गंगा नदी डॉल्फिन का प्राकृतिक आवास इनमें से कौन सी नदी प्रणाली नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, भाई ये तो है। कर्णफुली सागू नदी ये भी है। सिंधु गंगा नदी ये भी है। गोदावरी कृष्णा नदी प्रणाली क्या ये है? गोदावरी कृष्णा तो दक्षिण भारत की है, तो हम कहेंगे भाई ये तो नहीं है, जब वो नहीं है तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कौन सी बाह्य प्रजाति देशज जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न करती हैं? भाई ऐसी कौन सी बाह्य प्रजातियां हैं जो देशज जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न जो है करती हैं? तो इनमें से कौन सी हैं? तो आपका एक तो है पार्थियम गाजर घास, बिल्कुल ठीक है। लेंटाना भी है, नाइल पर्च भी है, और आपकी केलियस गैरिपिनस मतलब कि अफ्रीकी कैटफिश। तो ये चारों प्रजातियां बाह्य प्रजातियां हैं जो देशज प्रजातियों के लिए या देशज जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन रहेगा डी, चारों की चारों प्रजातियां इसी उसमें आती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों का उनके वैश्विक तापन क्षमता के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम का सही क्रम है? भाई न्यूनतम से उच्चतम का सही क्रम क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड हो जाएगा। तो ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पर जो है सही है। क्या ए ऑप्शन करेक्ट है? नेक्स्ट आता है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के प्रमुख परिणाम कौन से हैं? भाई रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के परिणाम के बारे में विचार कर रहा है, कौन सा सही हो जाएंगे? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय UNFCCC बिल्कुल सही है। जैव विविधता पर अभिसमय CBT ये भी सही है। एजेंडा 21 ये भी सही है। और वन सिद्धांत भी। हम कहेंगे चारों ऑप्शन आपकी रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के बारे में जो है करेक्ट है, चारों बातें सही है। नेक्स्ट आता है, वर्ष 2021 में COP26 में घोषित भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो बात करें 2005 के स्तर से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद का उत्सर्जन तीव्रता 30% जो है कम करना है, क्या ये सही है? तो भाई हम बोलेंगे ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 45% जो है कम करना था। कितना? 45% जो तो है कम करना था, ना कि 30% तक। पहला गलत हो गया। दूसरा है 2030 तक जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों में 40% संचयी विद्युत शक्ति क्षमता को विकसित करना है। तो 40% करना नहीं है बल्कि 50% करना है। तो भाई ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, डी वाला रहेगा, ना एक सही ना दो सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मिसाइल प्रौद्योगिकी के संदर्भ पर MIRV का संक्षिप्त रूप क्या है? तो भाई मिसाइल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में MIRV का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इसका नाम हो जाएगा, है ना। थोड़ा इंग्लिश में भी देख लिया करो, हिंदी में भी, दोनों चीजें आपको सही हो जाती है। उपग्रह कक्षाओं के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई उपग्रह कक्षाओं के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है? तो भू स्तर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर करता है ना। जो आपका भू उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी की लगभग 35,000 से ज्यादा ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं, सही है। सूर्य समकालिक कक्षा एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है जिसे उपग्रह सूर्य के साथ समन्वय में रखते हैं, क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल सही है। सूर्य समकालिक कक्षा जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट्स होते हैं उसके बारे में सी ऑप्शन है आपका रहेगा। एक और दो ऑप्शन करेक्ट है।
सुपरनोवा को निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वोत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है? भाई सुपरनोवा को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? एक विशालकाय तारे की विस्फोटक मृत्यु के रूप में जो है सुपरनोवा को वर्णित किया जा सकता है। सांद्र नमक के विलयन में रखी सब्जियां कुछ समय बाद संकुचित क्यों हो जाती हैं? भाई सांद्र नमक जो होता है ना, सॉल्ट नमक जो होता है आपका, तो हम कहेंगे जो रखी गई सब्जियां कुछ समय के बाद संकुचित क्यों हो जाती हैं? क्योंकि परासरण के कारण वनस्पति कोशिकाओं से जल जो है बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण संकुचित होने लगती है। एक छात्र ने शिकायत की कि उसे आखिरी बेंच पर बैठकर व्हाइट बोर्ड स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है, लेकिन वह नजदीक से किताब आराम से पढ़ लेता है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए नेत्र चिकित्सक किस प्रकार का लेंस सुलझाएगा? मतलब कि अगर नजदीक से किताब पढ़ रहा है तो आराम से पढ़ लेगा, लेकिन अगर वही छात्र अगर दूर बैठकर आखिरी बेंच पर और क्लास के बोर्ड को देखता है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को देखता है, तो उसको कठिनाई होती है। तो इसमें नेत्र चिकित्सक किस चीज का प्रयोग करेगा? हम कहेंगे अवतल लेंस लगाने का प्रयोग करेगा। किसका? अवतल लेंस का जो है दूरदृष्टि को दूर करने के लिए जो है प्रयोग करेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है धावन सोडा। साइंस के क्वेश्चन आ गए। धावन सोडा वॉशिंग सोडा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए विचार करें। तो धावन सोडा का हाइड्रेट्स लेवल रासायनिक Na2CO3.10H2O होता है, बिल्कुल सही है। धावन सोडा अम्लीय प्रकृति का नहीं होता है। धावन सोडा का उपयोग कांच, साबुन, कागज जैसे उद्योगों में किया जाता है। तो पहला और तीसरा सही है, डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध पदार्थ जो नाभिक रिएक्टर में विखंडनी पदार्थ में परिवर्तित होता है? तो ऐसा कौन सा समृद्ध पदार्थ है जो नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम थोरियम 232 कहते हैं। ये नाम भी याद रखो, थोरियम 232 कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय को द्वारा स्रावित नहीं होता? भाई ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होगा? हम कहेंगे पेप्सिन। पेप्सिन जो है स्रावित नहीं होता, जबकि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज जो है स्रावित होते रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रोग और कारक एजेंट है। कौन सा रोग किस कारक एजेंट से संबंधित है? जैसे बात करें मलेरिया, मलेरिया जो है आपके, मलेरिया की बात की जाए तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से संबंधित है ना। कालाजार की बात किया तो लिस्मेनिया डोनोवानी संबंधित है। निद्रा रोग की बात किया तो ट्रिपोनोसोमा संबंधित है। और क्षय रोग टीबी की बात किया तो माइक्रोबैक्टीरिया संबंधित है। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकने में मदद करता है? ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों को पकने में मदद करेगा? एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा पादप हार्मोन होता है जो फलों को पकने में मदद करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना साइटोकाइनिन में लगा देते हैं। साइटोकाइनिन कोश का विभाजन को प्रेरित करता है, जो पत्तियों को जीर्णधार को विलंबित करता है ना। और अगर बात की जाए ऑक्सिन की, ऑक्सिन कोश का विस्तार जड़ विकास में कार्य करता है। पादप हार्मोन्स को फलों में पकने में एथिलीन का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो शैवाल के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है? तो उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फाइकोलॉजी को शैवाल के अध्ययन के लिए जाना जाता है। माइक्रोलॉजी को कवक के अध्ययन के लिए जाना जाता है। बायोलॉजी को अगर हम बात करें तो मांस एवं लीवर वॉट्स के लिए जाना जाता है। और लाइकनोलॉजी की बात किया तो लाइकेन पर केंद्रित करने के लिए, ध्यान करने के लिए आपको जाना जाता है। तो सारी चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है कौन सा एक स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु नहीं है? कौन सा नहीं है? तो एजेक्टोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, क्लास्ट्रीडियम है, लेकिन राइजोबियम नहीं है। कौन सा? राइजोबियम नहीं है। नेक्स्ट आता है किस पौधे में भूमिगत तना पाया जाता है? ऐसा कौन सा पौधा इसमें भूमिगत तना पाया जाएगा? तो हम कहेंगे भूमिगत तना जो है आपके आलू में पाया जाता है। किसमें? आलू में कहेंगे भूमिगत तना के रूप में जो है पाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने 75 क्वेश्चन को लगाया है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट वीडियो में 76 से हम 150 क्वेश्चन तक लगाएंगे, जिसमें हम फिर पॉलिटी के सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हो पॉलिटी के सेगमेंट जो है यहाँ पर हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो चैनल पर अगर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके।